भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ेंगे और इसमें पिछले टर्म पर सेक्शन 106 उपेक्षा एवं उतावलेपन के द्वारा मृत्यु कारित करना, तो धारा 106 पूरा इसको आपको पढ़ा दिए थे, समझा दिए थे। अब धारा 106 के बाद बहुत कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन सेक्शन ये भी याद ही रहना चाहिए। धारा 107 और धारा 108, और जो धारा 107 है, इसमें जब आपको पढ़ाए थे कि दंड कितने प्रकार का होता है, और सबसे पहला दंड आपने मृत्यु दंडादेश पढ़ा था, तो वहां पर आपको बताए थे कि भारतीय न्याय संहिता में मृत्यु दंड से संबंधित प्रोविजन कहां पर दिया गया है। उसमें एक पॉइंट ये भी लिखवाए हैं धारा 107 को, जैसे कोई शिशु है, कोई चित्त विकृत व्यक्ति है, कोई नशा में व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप वह शिशु, चित्त विकृत व्यक्ति, नशा में जो व्यक्ति है, वह आत्महत्या कारित कर लेता है। तो जो व्यक्ति आत्महत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरण किया है, उसको मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है। तो ये धारा 107 को भी ध्यान रखना है कि कोई शिशु है, कोई चित्त विकृत व्यक्ति है, कोई नशा में व्यक्ति है, और उसको आत्महत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या कारित कर लेता है। तो जो व्यक्ति आत्महत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरण किया है, उसको मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है। तो ये धारा 107 भी इम्पोर्टेंट है। धारा 108 है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ये केवल सेक्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आत्महत्या की दुष्प्रेरण से संबंधित प्रोविजन कहां पर दिया गया है। तो जो व्यक्ति आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है, उसके लिए इस धारा के अंतर्गत दंड को देख लीजिएगा कि दंड कितना दिया जा सकता है। तो 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। केवल सेक्शन इम्पोर्टेंट है, सेक्शन को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो धारा 109 है अटेम्प्ट टू मर्डर, अब ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको बता चुके हैं कि धारा 109, धारा 110 और धारा 309 की उपधारा 5 पूरे भारतीय न्याय संहिता में स्पष्ट रूप से प्रयत्न से संबंधित बताए थे कि प्रयत्न के संबंध में इस बीएनएस में 3 प्रकार के उपबंध दिए गए हैं, जिसमें 3 प्रोविजन ऐसा है जहां स्पष्ट रूप से प्रयत्न शब्द लिखा हुआ है। हत्या का प्रयत्न धारा 109, धारा 110 आपराधिक मानवबद्ध का प्रयत्न,
और फिर धारा 309 की उपधारा 5 में लूट का प्रयत्न। यही 3 केवल ऐसे सेक्शन हैं जहां स्पष्ट रूप से ये प्रयत्न शब्द का उल्लेख किया गया है। बाकी आपको बताए थे कि भारतीय न्याय संहिता में लगभग 27 ऐसी धाराएं हैं जहां पर अपराध का भी उल्लेख किया गया है और अपराध के साथ साथ उसी धारा में अपराध करने के प्रयत्न का भी उल्लेख किया गया है। जैसे आपको बताए थे कि लूट डकैती कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के लूट करते हैं और आगे लिखा है लूट करने का प्रयत्न करते हैं, तो धारा 310 में जब डकैती आप पढ़ेंगे तो उसी में अप्रयत्न शब्द भी अंदर लिखा हुआ है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरीके से भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है तो यह अलग से इसके बारे में प्रोविजन नहीं दिया गया है, बल्कि उसी धारा के अंतर्गत प्रयत्न का उल्लेख कर दिया गया है। और इसके बाद कौन सेक्शन पढ़े थे? मिसलेनियस, धारा 62 है, सेक्शन 62 चेक करिए। जो कोई आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, 62 में है ना? हाँ, सेक्शन 62 आपको बताए थे और सेक्शन 60 आपको बताए कि इस बीएनएस में 3 सेक्शन तो स्पष्ट रूप से प्रयत्न के बारे में है और 3 के अलावा लगभग 27 ऐसी धाराएं हैं जिसमें अपराध का भी उल्लेख है और अपराध करने के प्रयत्न का भी उल्लेख है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय न्याय संहिता में प्रयत्न के संबंध में स्पष्ट रूप से, चाहे उसकी मार्जिनल नोट्स है चाहे उसके अंदर है, 30 ही ऐसी धाराएं हैं जिसमें प्रयत्न के बारे में उल्लेख किया गया है। तब आपको बताए थे कि सेक्शन 62 में ही लिखा हुआ है कि धारा 62 किन प्रयत्नों के संबंध में लागू होती है। ऐसे प्रयत्न के संबंध में लागू होती है जहां भारतीय न्याय संहिता में उस प्रयत्न के लिए कोई स्पष्ट उपबंध नहीं दिया गया है। तो जहां प्रयत्न के संबंध में स्पष्ट उपबंध नहीं है, जैसे चोरी का प्रयत्न कोई करता है तो अब इसके लिए कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तब ऐसी स्थिति में अब चोरी के प्रयत्न के लिए दंडित करना है तो कहां पर दंडित किया जाएगा? धारा 62 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। तो धारा 62 केवल वहीं पर अप्लाई होती है जहां प्रयत्न के संबंध में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं दिया गया है। अब इसमें 2 प्रोविजन स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि धारा 109 हत्या का प्रयत्न। अब इसमें 3 शब्द इम्पोर्टेंट है। देखें, लिखा है कि धारा 109 में कि जो कोई व्यक्ति इस आशय से कोई कार्य करता है, एक इंटेंशन शब्द लिखा है कि जो कोई इस आशय से कार्य करता है या ज्ञान रखते हुए कार्य करता है या ऐसी परिस्थितियों में कार्य करता है कि यदि उसका कार्य पूरा हो जाता तब वह हत्या के अपराध के लिए दोषी होता है, लेकिन वह कार्य पूरा नहीं होता है, इसलिए उसको हत्या के प्रयत्न के लिए उसको दंडित किया जाएगा। तो जो कोई व्यक्ति ऐसे आशय के साथ कार्य करता है,
ऐसे ज्ञान के साथ कार्य करता है, ऐसी परिस्थितियों में कार्य करता है कि यदि उसका कार्य पूरा हो जाता तब वह हत्या के अपराध के लिए दोषी होता, लेकिन कार्य पूरा नहीं होता है, इसलिए उसको हत्या के प्रयत्न के लिए उसको दंडित किया जाएगा। आगे दंड बताया गया है कि हत्या के प्रयत्न के लिए दंड कितना हो सकता है, तो 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। और साथ ही साथ यदि हत्या के प्रयत्न करने में सिंपल हर्ट कारित हो जाता है, साधारण चोट पहुंच जाती है, तब दंड आजीवन कारावास तक का भी हो सकता है। तो अब देखिए जो धारा 109 में दृष्टांत दिए गए हैं, प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से उन दृष्टांतों को ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कि जो कोई ऐसे आशय के साथ कार्य करता है, ऐसे ज्ञान के साथ कार्य करता है, ऐसी परिस्थितियों में कार्य करता है कि यदि कार्य पूरा हो जाता तब वह हत्या के अपराध के लिए दोषी होता, और कार्य चूंकि पूरा नहीं होता है इसलिए वह हत्या के अपराध के लिए दोषी न होकर के उसको हत्या के प्रयत्न के लिए उसको दोषी ठहराया जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि ए है और यह बी को निशाना बना करके और बी के मार डालने के आशय से और बी के ऊपर गोली चलाता है और गोली बी के बगल से निकल जाती है। यदि गोली बी को लग जाती तब यहाँ पर ये मर जाता, इसका कार्य पूरा हो जाता, तब तो यह हत्या के अपराध के लिए दोषी होता, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं होता है, ये गोली बगल से निकल जाती है, तब यहाँ पर इसने कौन सा अपराध किया? इसने हत्या का प्रयत्न किया। इसी तरीके से आपका दृष्टांत दिया गया है कि ये एक व्यक्ति है और यह एक शिशु को निर्जन स्थान पर उसको छोड़ देता है। एक व्यक्ति है और उसका 6 माह का बच्चा है, 1 बरस का बच्चा है और उसको निर्जन खाली जगह पर कहीं उसको छोड़ देता है। तो दृष्टांत कहता है कि ए ने इस धारा के अंतर्गत अपराध कार्य किया, ए ने यहाँ पर ये हत्या का प्रयत्न इसने किया। यदि उस शिशु को किसी व्यक्ति के द्वारा उसको बचा लिया जाता है, यदि उस शिशु को न बचाया जाता, कोई व्यक्ति आता है उसको देख लेता है, बच्चे को उठा लेता है, यदि उसने ऐसा कार्य न किया होता तो फिर बच्चा मर जाता। तो यहाँ पर एक का जो कार्य है यहाँ पर यह हत्या के प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से दृष्टांत आपका दिया है कि ए बी को मार डालने के आशय से बंदूक खरीदता है, बंदूक में गोली भरता है। यहाँ पर इसने कोई भी अभी अपराध कारित नहीं किया। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, ये सब प्रिपरेशन के अंतर्गत आएगा। आपने देखा कि अपराध के 4 चरण होते हैं। पहला इंटेंशन होता है, दूसरा प्रिपरेशन होता है, तीसरा अटेम्प्ट होता है और चौथा सक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है। जिसमें जनरली आपने देखा कि इंटेंशन को भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय नहीं बनाया गया है। प्रिपरेशन को भारतीय न्याय संहिता में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो उसको दंडनीय नहीं बनाया गया है। प्रिपरेशन का मतलब आपने देखा कि साधनों को एकत्रित करना। जब किसी व्यक्ति के मन में अपराध करने की भावना जागृत हो जाती है तो वह आशय कहलाता है, और अब उस आशय को पूरा करने के लिए जब वह साधनों को एकत्रित करता है तो उसको प्रिपरेशन करना कहा जाता है। और ये प्रिपरेशन यह सामान्यतः पनिशेबल नहीं है, यह दंडनीय नहीं है।
केवल कुछ अपवाद बताए गए हैं जहां तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। तो अब यहाँ पर यदि एक बी को मार डालने के आशय से वह तैयारी कर रहा है, वह बंदूक को खरीदता है, उसमें गोली भर लेता है, तो अभी तक उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। क्योंकि जो ए का कार्य है अभी वह केवल प्रिपरेशन के चरण पर है, तैयारी के चरण पर है, और तैयारी सामान्यतया ये दंडनीय नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ए के द्वारा बी के ऊपर गोली चला दिया जाता है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, गोली बगल से निकल जाती है, तब ए हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा। और उसी गोली के परिणाम स्वरूप यदि बी को सिंपल हर्ट कारित हो जाता है, वह उसके कान को छूते हुए गोली निकल जाती है, यदि सिंपल हर्ट कारित हो जाता है, तब आपने देखा कि यहाँ पर अब दंड में बढ़ोतरी हो जाती है और यहाँ पर एक को तब आजीवन कारावास तक की उसको सजा दी जा सकती है। और एक पॉइंट आगे देखें, उसको भी ऑलरेडी आपको बताए हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है और वह आजीवन कारावास की सजा को भोग रहा है और आजीवन कारावास की सजा को भोगते हुए वह हत्या का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न में सिंपल हर्ट कारित हो जाता है, तो आप देखें उसके लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है कि ऐसी परिस्थिति में उसको मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से उसको दंडित किया जाएगा। तो जो कोई भी अभियुक्त व्यक्ति है, आजीवन कारावास की सजा को भोग रहा है, उसको पेरोल पर छोड़ा गया है और उस समय वह हत्या का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न करने में सिंपल हर्ट कारित हो जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है। इसी तरीके से नीचे एक दृष्टांत दिया गया है, उसको भी पूछा गया है कि जैसे अब मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है और यह बी के विष के द्वारा मृत्यु कारित करना चाहता है। अब इसके लिए ए क्या करता है, बाजार में जाता है, विष को खरीदता है, विष को खरीद करके घर पर लाता है, बी को घर पर उसको खाने के लिए निमंत्रण देता है, एक खाना बनवाता है, थाली में खाने को रख दिया जाता है, उसमें विष को मिला देता है। अब तक यहाँ पर ए ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया, क्योंकि अब तक यहाँ ए का जो कार्य है यह केवल प्रिपरेशन के चरण पर है, यह तैयारी के चरण पर है। और जैसे ही उस थाली को नौकर को पकड़ा देता है या बी के मेज पर रख देता है और किसी कारणवश बी उस खाना को खा नहीं पाता है, तब यहाँ पर जो ए का कार्य है यह हत्या के प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। आपको बताए थे कि प्रयत्न और तैयारी में अंतर स्थापित करना विधि की बहुत कठिन समस्या है। जब कोई समस्या पूछी जाती है तो अभियुक्त व्यक्ति का कार्य प्रिपरेशन के स्टेज पर है कि अटेम्प्ट के स्टेज पर है, इसको निर्धारित करना कठिन समस्या है। इस संबंध में दो केस बताए थे, एक राम शरण की केस बताए थे और राम शरण की केस में ही सबसे पहली बार इन दोनों में अंतर स्थापित करने का प्रयत्न किया गया और उसी अंतर को सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल करके उसको स्वीकार भी कर लिया था। और अंतर जो बताया गया बहुत स्पष्ट तो नहीं है, आपको अंतर ये पढ़ा लिखा चुके हैं कि जब अभियुक्त व्यक्ति का कोई कार्य ऐसे स्टेज पर आकर के रुक जाता है कि वह आगे कुछ भी नहीं करता है, सामने वाले को कोई हानिकारक नहीं होती है,
वह अपना विचार परिवर्तित कर लेता है तो उसका कार्य प्रिपरेशन के स्टेज पर समझा जाएगा। तो यदि कोई अभियुक्त है और वह जो कार्य कर रहा है और उसका कार्य ऐसे प्रक्रम पर रुक जाता है, ऐसे स्टेज पर रुक जाता है कि उसका इरादा परिवर्तित हो जाता है, सामने वाले को कोई हानिकारित नहीं होती है, वह आगे अब कोई कार्य नहीं करता है, तब उसका कार्य केवल प्रिपरेशन के स्टेज पर समझा जाएगा। और वहीं पर आपने देखा कि दूसरी तरफ यदि अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य ऐसे स्टेज पर आकर के रुकता है कि यदि आगे वह कुछ न भी करता और बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई होती तब वह कार्य हो जाता, तब उसका कार्य वही प्रयत्न के अंतर्गत चला जाएगा। इसीलिए यहीं से उदाहरण लेकर के ये दोनों के अंतर को आपको समझाए थे कि एक बी को विष के द्वारा मृत्यु कारित करना चाहता है। अब ए इसके लिए बाजार में जाता है, विष को खरीदता है, विष को खरीद कर घर पर लाता है, एक खाना बनवाता है, बी को घर पर खाने के लिए निमंत्रण देता है, थाली में खाने को रख दिया जाता है, उसमें विष को मिला दिया जाता है। यदि अभियुक्त व्यक्ति का कार्य इतने पर ही रुक जाता है, उसका विचार परिवर्तित हो जाता है, वह आगे कुछ नहीं करता है, सामने वाले को कोई नुकसानकारित नहीं होता है, तो ए का कार्य सिर्फ प्रिपरेशन के चरण पर माना जाएगा और ए ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जहां अभियुक्त व्यक्ति का कार्य ऐसे स्टेज पर पहुंच गया है कि यदि वह आगे कुछ भी न करे, अब विचार भी परिवर्तित कर ले, तब भी यदि बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न न हुई होती तब वह अपराध घटित हो जाता, तब वहां पर उसको प्रयत्न के अंतर्गत मान लिया जाएगा। अब जैसे ही एक उस थाली को अपने नौकर को पकड़ाता है और नौकर के हाथ से थाली छूट जाती है, तो जैसे ही नौकर को थाली पकड़ा दिया तो अब उसका कार्य ऐसे स्टेज पर पहुंच गया कि अब वो कुछ न करे और बाह्य परिस्थिति न उत्पन्न हुई होती तब वह कार्य हो जाता। तो यदि नौकर के हाथ से थाली छूट जाती है और भी खाना नहीं खा पाता है तो अब ए का जो कार्य है ये हत्या के प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। ठीक इसी तरीके से धारा 108 देखें। धारा 108 में भी वही सारा शब्द लिखा गया है कि जो कोई ऐसे इंटेंशन के साथ कार्य करता है, ऐसे आशय के साथ कार्य करता है, ऐसे नॉलेज के साथ कार्य करता है या ऐसे सरकमस्टेंसेज में कार्य करता है कि यदि उसका कार्य पूरा हो जाता तो देखें क्या लिखा है कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानवबद्ध के लिए दोषी होता। तो यदि कार्य पूरा हो जाता तब वह कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होता और यदि कार्य पूरा नहीं होता है तब वह आपराधिक मानवबद्ध के प्रयत्न के लिए उसको दोषी ठहराया जाएगा। तो इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं कि धारा 110 क्या कह रही है कि जो कोई इस आशय से कार्य करता है, इस ज्ञान के साथ कार्य करता है, ऐसी परिस्थितियों में कार्य करता है कि यदि उसका कार्य पूरा हो जाता तो हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानवबद्ध के लिए दोषी होता और यदि वह कार्य पूरा नहीं होता है तब उसको आपराधिक मानवबद्ध के प्रयत्न के लिए उसको दोषी ठहराया जाएगा, न कि उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया जाएगा। ये सब उदाहरण सब बता चुके हैं, आपको पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि धारा 101 में 5 एक्सेप्शन देखा था और जिसमें पहला एक्सेप्शन आपने पढ़ा था
और पहले एक्सेप्शन के अंतर्गत आपने पढ़ा कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। कब मर्डर नहीं होगा? यदि अभियुक्त व्यक्ति को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन मिला हो। अभियुक्त उस गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया हो और आत्म संयम की शक्ति से वंचित होकर के उस व्यक्ति की जिसने प्रकोपन दिया था या भूल या दुर्घटनावश अन्य व्यक्ति की मृत्यु कार्य कर देता है। तो अब बी है और ए को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन देता है जिसके कारण ए आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और बी को मार डालने के आशय से बी के ऊपर गोली चलाता है और गोली बी के बगल से निकल जाती है। यदि गोली बी को लग जाती तब यहाँ पर एक किस अपराध के लिए दोषी होता? आपराधिक मानवबद्ध के लिए दोषी होता और गोली बगल से निकल गई तब इसका जो कार्य है यह आपराधिक मानवबद्ध के प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। तो जो दृष्टांत दिया गया है उस दृष्टांत को ध्यान में रखना है, वही दृष्टांत पूछ लिया जाता है। अब आगे जो पढ़ेंगे 99% उम्मीद रहेगी कि आगे जो 3 सेक्शन है या तो सेक्शन पूछा जाएगा या उसके अंदर की कोई चीज पूछी जाएगी। सेक्शन पूछने का ज्यादा चांस है। अब इसके बाद क्योंकि अब आगे 3 नए प्रोविजन जोड़े गए हैं, धारा 111, धारा 112 और धारा 113 और कम्युनिटी सर्विस, 4 में से एक आना जरूर चाहिए। चाहे सेक्शन पूछे चाहे अंदर से पूछे, कुछ न कुछ इसमें से जरूर पूछेगा क्योंकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा उपबंध नहीं था। अब नया बीएनएस के अंतर्गत अब इसको नया अपराध के रूप में इसको जोड़ दिया गया है। तो अब इसमें धारा 111 पढ़ेंगे, संगठित अपराध। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आ सकता है, फिल्म्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। धारा 112 पढ़ेंगे, छोटे संगठित अपराध। धारा 111 संगठित अपराध, धारा 112 छोटे संगठित अपराध और जो धारा 113 है आतंकवादी कृत्य। तो अब इसमें से दो तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, खास तौर से संगठित अपराध। अब देखें कि संगठित अपराध का मतलब क्या है। अब बहुत लंबा चौड़ा इसको डिफाइन किया गया है। आसान भाषा में संगठित अपराध से तात्पर्य है कि व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जब किसी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में गतिविधि में शामिल होता है। संगठित अपराध से तात्पर्य है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जब विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में सम्मिलित होता है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का मतलब है कि उसी में तमाम अपराध बताया गया है कि जैसे व्यापारण का अपराध है, उद्यापन का अपराध है, डकैती का अपराध है, गलत ढंग से भूमि को हथियाना है, फिर साइबर क्राइम है, फिरौती से संबंधित अपराध किया जाता है, मानव का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन अपराधों को भी ध्यान में रखना होगा। तो संगठित अपराध से तात्पर्य है कि व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह जब वह अनलॉफुल एक्टिविटी में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में जब वो सम्मिलित होता है, जैसे
व्यापहरण का अपराध है, उद्यापन का अपराध है, डकैती का अपराध है, भूमि हथियाने का अपराध है, फिर साइबर क्राइम है, मानव दुर्व्यवहार है, फिरौती का अपराध है। ये तमाम अपराध इसमें शामिल बताया गया है। अब ऐसे अपराधों को जब व्यक्तियों के समूह के द्वारा या जो संगठित अपराध सिंडिकेट शब्द लिखा है, आगे स्पष्टीकरण में उसको डिफाइन किया गया है कि संगठित अपराध सिंडिकेट का मतलब जैसे गिरोह का 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का गिरोह बना हुआ है और उसका कोई सदस्य है। तो अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि ऐसा अपराध किसके द्वारा किया जाना चाहिए, व्यक्ति के समूह के द्वारा किया जाना चाहिए, गिरोह के सदस्य के रूप में किया जाना चाहिए, चाहे वो सामूहिक रूप में किया जाए या गिरोह के किसी सदस्य के द्वारा किया जाए। और ये जो संगठित अपराध किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो एक शब्द उसमें लिखा है कि तात्विक लाभ को प्राप्त करना, और आगे उसी में लिखा है कि इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है। तो और तात्विक लाभ को प्राप्त करना अर्थात इसमें आर्थिक अपराध को भी लाभ को भी माना गया है। अब इसमें जो आर्थिक अपराध को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, तो आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए यदि अब उसके द्वारा कोई ऐसे गिरोह के सदस्य के द्वारा कोई हिंसा किया जाता है, कोई उत्पीड़न किया जाता है, तो इस तरीके का कार्य करके और उसको प्राप्त किया जाता है, तो वह संगठित अपराध के अंतर्गत आएगा। तो कुल मिलाकर के संगठित अपराध से तात्पर्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा गैर कानूनी क्रियाकलाप में सम्मिलित होना, यही संगठित अपराध है। लेकिन इसके लिए कौन कौन सा अपराध होना चाहिए, उन अपराधों की लिस्ट भी दे दी गई है। और उन अपराधों को किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो संगठित अपराध सिंडिकेट के द्वारा, अर्थात गिरोह के द्वारा, गिरोह के सदस्य के रूप में या संयुक्त रूप में जब ऐसे अपराध को किया जाता है, तो उसी को संगठित अपराध कहा जाएगा। और इसका उद्देश्य तात्विक फायदा को प्राप्त करना है, जिसमें आर्थिक फायदा भी शामिल है। और उस आर्थिक फायदे को प्राप्त करने के लिए बल, हिंसा, उत्पीड़न या फिर कोअर्सन, ये तमाम उसमें शब्द लिखा है, इन कार्यों के द्वारा उसको किया जाता है। अब इसमें नीचे स्पष्टीकरण 2 दिए गए हैं। एक देखें, लिखा है कि संगठित अपराध सिंडिकेट, सिंडिकेट मतलब गिरोह, संगठित अपराध सिंडिकेट। संगठित अपराध सिंडिकेट का परिभाषा जो उसमें दी गई है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जो समूह होता है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का जो समूह है, वह गिरोह के सदस्य के रूप में या संगठित रूप में, लाभ में शब्द लिखा है कि सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में सम्मिलित है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में सम्मिलित है, तब उसी को संगठित अपराध सिंडिकेट कहा जाएगा। संगठित अपराध सिंडिकेट से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का गिरोह के सदस्य के रूप में, संयुक्त रूप से या फिर एक सदस्य के रूप में, यदि निरंतर वह सतत
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में सम्मिलित है तो उसको संगठित अपराध सिंडिकेट कहा जाएगा। और जो लास्ट में इसमें शब्द देख रहे हैं कि सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, आगे स्पष्टीकरण 2 में इसको स्पष्ट किया गया है। और ये भी प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से क्या मतलब है। तो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से तात्पर्य ऐसा कोई अपराध है जिसमें 3 बरस से अधिक लिखा है, 3 बरस से अधिक कोई संज्ञेय अपराध है और उसको कारित करने के लिए तो 3 बरस या 3 बरस से अधिक कोई अपराध है जो संज्ञेय अपराध से संबंधित है, उसको करने के लिए। या फिर आगे लिखा है कि 10 बरस के भीतर वह कभी भी 10 बरस के पूर्ववर्ती 10 बरस के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में ऐसे अपराध को करने के लिए चार्जशीट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जा चुकी है और मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके बारे में कॉग्निजेंस भी लिया जा चुका है। तो ये सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। मतलब सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का मतलब कि किस तरीके के अपराध में शामिल रहा हो। तो 3 बरस से अधिक दंड से जो दंडनीय अपराध है उसमें निरंतर ये सम्मिलित रहे हैं तो उसी को सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप उसको कहा जाएगा। और इसमें जो दूसरा उपखंड है धारा 111 की उपधारा 2, अब संगठित अपराध के लिए दंड क्या दिया जाएगा। ये दंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब संगठित अपराध जो गठित किया गया है, जो संगठित अपराध है, यदि संगठित अपराध के द्वारा कोई अपराध किया जाता है और उसका परिणाम मृत्यु हो जाती है, तो यदि परिणाम मृत्यु हो जाती है तब जो संगठित अपराध का सदस्य है उसको मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी उसके ऊपर हो सकता है। तो ये किसके लिए है कि जो संगठित अपराध के द्वारा जो संगठित व्यक्तियों के द्वारा जो अपराध को कारित किया गया है और उस अपराध के परिणाम स्वरूप जब मृत्यु कारित हो जाती है तब वहां पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और 10 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। और साथ ही साथ नीचे देखने लिखा है कि मृत्यु दंड से भिन्न कोई अपराध कारित किया गया है इस गिरोह के सदस्य के द्वारा, तब उसको कौन से दंड से दंडित किया जाएगा। तो ऐसा कारावास जो 5 बरस से कम का नहीं होगा लेकिन वह आजीवन कारावास तक का हो सकता है और 5 लाख रुपए तक का फाइन भी किया जा सकता है। तो ये नया प्रोविजन जोड़ा गया है। बेयर एक्ट में बहुत लंबा और क्लिष्ट लिखा है, इसको आसान भाषा में लिखा देते हैं, नोट करें। हेडिंग बनाइए संगठित अपराध। ब्रैकेट में धारा 111 की उपधारा 1,
धारा 111 की उपधारा 1 लिखिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 संगठित अपराध को एक नए अपराध के रूप में उपबंध किया गया है। संगठित अपराध को गठित होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। It is newly introduced offense for it there are following essential which must be fulfilled for constituting section 111 subclass 1। पहला पॉइंट लिखें, इसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा इसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा निरंतर गैर कानूनी गतिविधि शामिल होनी चाहिए। जिसमें ये सब फिल्म्स के लिए अपराध का नाम याद करना पड़ेगा, जिसमें व्यापहरण, अब ध्यान रखना है अपहरण नहीं है ना, नोट्स में तो नहीं है। जिसमें व्यापहरण, डकैती,
यान चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, या अवैध माल, या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति, या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार, there must be continuing unlawful activity, including kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, भूमि हथियाना, land grabbing, contract killing, economic offense, cyber crime, trafficking of persons, drugs, weapons, illicit goods, or service, human trafficking, for prostitution, or ransom, फिरौती, ransom, by any person or group of persons, दूसरा पॉइंट लिखें, या किसी व्यक्ति द्वारा या तो संगठित अपराध के गिरोह के, या किसी व्यक्ति द्वारा या तो संगठित अपराध के गिरोह के सदस्य के रूप में
या ऐसे संगठन की ओर से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए, या किसी व्यक्ति द्वारा या तो संगठित अपराध के गिरोह के सदस्य के रूप में, या ऐसे संगठन की ओर से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। It must be committed by person singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate। तीसरा पॉइंट लिखें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी शामिल है, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी शामिल है, प्राप्त करने के लिए इसके लिए हिंसा का प्रयोग हिंसा की धमकी, अभित्रास, इंटिमिडेशन, प्रपीड़न, कोअर्सन, या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कारित किया जाता है। वह संगठित अपराध है। For it use of violence, threat, or violence, intimidation, coercion, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit, including
फाइनेंशियल बेनिफिट। अब इसके बाद स्पष्टीकरण लिखें। सिंगल इन्वर्टेड कामा में संगठित अपराध सिंडिकेट, संगठित अपराध सिंडिकेट। इंग्लिश में इसको लिख ले डायरेक्ट से ही, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। एक चीज और ध्यान रखना है, जो भारतीय दंड संहिता आपने पढ़ा, बेयर एक्ट में हर जगह ऑफेंस शब्द ही मिलेगा। पूरे भारतीय दंड संहिता की किसी भी धारा में क्राइम शब्द नहीं मिलेगा, ऑफेंस शब्द ही वहां पर लिखा गया है। लेकिन इसमें क्राइम शब्द भी आ गया है, क्राइम भी इसमें शामिल किया गया है, जबकि वहाँ केवल ऑफेंस है। लिखे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, इंग्लिश में इसको लिख लें, हिंदी में लिखे सिंगल इन्वर्टेड कामा में उसको कर लीजिए, लिखे आगे, दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह अभिप्रेत है। दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है, किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। नीचे फिर स्पष्टीकरण लिखा गया है, लिखें। अब जो ऊपर लिखा लास्ट में आपने सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिखता है, तो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या है, नीचे के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है। तो अब हेडिंग सिंगल इन्वर्टेड कामा में इसको भी लिख लें, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। लिखें से तात्पर्य विधि द्वारा प्रतिसिद्ध, इंग्लिश में लिख लीजिए, वही चीज लिखा रहे हैं, से विधि द्वारा प्रतिसिद्ध ऐसा क्रियाकलाप जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है।
किसी व्यक्ति द्वारा या तो अकेले या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हैं। सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हैं। द्वारा किया गया है, द्वारा किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान कर लिया है। और इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है। अब इसका दंड भी इम्पोर्टेंट है। हेडिंग बनाए दंड। धारा 111 की उपधारा 2 अब इसमें ए पॉइंट इंग्लिश में लिख लें। सेक्शन 111 सब क्लास 2 में 2 पॉइंट लिखा गया है। लिखें, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, नीचे से लिखिएगा, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा। तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा। और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा। और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा
जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। 10 लाख तक बोला था, ध्यान रखिएगा। जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, अंडरलाइन कर दीजिए। जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। बी पॉइंट लिखें, किसी अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 बरस से कम का नहीं होगा। किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा।